प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 के इतिहास का जो सेकंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरीज के बारे में बताऊंगा। और इसलिए आप पहले भी जानते हो इसके बारे में, आपने भी सुना होगा ना कि घर के फुटल के करभल भयों, रावण बाल दोनों घर गयों। घर के फूटने से किसको लाभ होता है, किसको हानि होती है। और आपने भी पढ़ा होगा मुगल साम्राज्य के बारे में, तो मुगल साम्राज्य कितना विशाल था, नहीं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शासन को लेकर चला था। लेकिन औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने सबको एक साथ लेकर नहीं चला। परिणाम क्या हुआ था आप जानते ही हो कि मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था औरंगजेब के समय में ही। मैं ज़्यादा विस्तृत में उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि कम में आपको सब कुछ बता देना है और आप अपना थोड़ा लेसन भी पढ़ लीजिएगा आगे चल करके। तो आप देखेंगे कि 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में अंग्रेज जो हैं अब यहाँ आना शुरू कर दिया। आपको याद भी होगा कि 1498 में वास्को डिगामा जो एक पुर्तगाली था, वो कहाँ आया था? भारत की खोज करते हुए, और वो कालीकट पहुंच चुका था। वो जान चुका था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा वाली बात थी। और वह यहाँ पहुंचकर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ नहीं पहुंची, बल्कि पुर्तगाली पहुंचे, स्पेन वाले पहुंचे, फ्रांसीसी पहुंचे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए भेजा, यहाँ उनको आदेश दिया। और इस व्यापार में बहुत ज़्यादा उनको लाभ हुआ भारत से व्यापार करने में। अब जो सामान मान लो 1 रुपये में वो खरीदते थे भारत में, वह जाकर कहाँ पर? ब्रिटेन में 60 रुपीज़ में बेचा करते थे। परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे धनी होने लगे और चाहने लगे वे व्यापार हमारा और बढ़े। और ये कंपनियां जो थीं, चाहे पुर्तगाली थीं, चाहे डच थे, चाहे फ्रांस, पहले तो इसको कंपटीशन नहीं था, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगा, आपस में लड़ने भी लगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, चलो हम पूरब की ओर क्या कर रहे हैं, व्यापार बढ़ाते हैं। वो कहाँ पहुँच गए? बंगाल की ओर। और आपको याद होगा कि बंगाल का नवाब कौन था? चूंकि मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा, तो जो सूबेदार थे वो धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों के राजा बन गए, नवाब बन गए। उसी में एक थे मुर्शिद कुली खां। उन्होंने बंगाल का अपना आधिपत्य कर लिया था। उनके मरने के बाद उनका बेटा कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के हटने के बाद आपको सिराजदौला जो है बंगाल का नवाब बन गया। और इस क्रम में उन लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया? उन्होंने सारी माने नवाब से वो व्यापार करने की इजाज़त प्राप्त कर ली। आपको बंगाल में जो है क्या करना शुरू कर दिए? फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिए। और फैक्ट्री का मतलब क्या था? वेयर द फैक्टर्स लीव, जहाँ उनके अधिकारी भी रहा करते थे, जहाँ वे सारे कार्य किया करते थे, अपने जो सामान थे ला कर रखते थे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए जो भी। और इस तरह उन्होंने देखा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नवाब के, राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करें। और इस प्रकार वो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, अपना चाहत दीवारी बनाना शुरू कर दिए। इसको देखकर सिराजदौला को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पहला काम किया कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करें। दूसरा जो है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसको? जो व्यापार कर रहे हैं। लेकिन कंपनी जो है मानने से इनकार कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि कासिम बाजार कलकत्ता का एरिया जो है, और वो पहले ले लिए थे इनसे, किनसे? मुगल साम्राज्य से या नवाबों से परमिशन कि भाई हम व्यापार यहाँ करेंगे 3 गांवों से। तो कासिम बाजार पर इन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों का बहुत सा चीज़ तहस नहस कर दिए। साथ ही साथ कलकत्ता की ओर हो गए। अब ये चीज़ देखकर लॉर्ड क्लाइव भी चल दिया वहाँ। कहाँ पर? रॉबर्ट क्लाइव जो है वहाँ पर चल दिया। कहाँ से? चेन्नई से, मद्रास से वो चल दिया कहाँ? कोलकाता की ओर। और पलासी का युद्ध शुरू हो गया। किसके किसके बीच में? आप जानते होंगे बैटल ऑफ पलासी के बारे में।
क्यों हुआ प्लासी का युद्ध, तो मैं बता देना चाहता हूँ शॉर्टकट में कि पहली बात कि लॉर्ड क्लाइव ने क्या कर लिया कि जो कमांडर था किसका, सिराजदौला का, कौन, मीर जाफर, उसको अपने में कर लिया कि भाई अगर मेरा साथ दोगे सिराजदौला को हरा दिया जाएगा तो मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। और वो नवाब भी बन गए। कहाँ के, और जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। किनको, सिराजदौला को। तो पहला कारण क्या हो गया, पहला कारण हुआ किसके बारे में, तो मीर जाफर जो उधर जाकर मिल गया। एक जगत सेठ था वो भी वहां पर जाकर मिल गया। और एक रूमर फैल गया था कि कौन, सिराजदौला ने बहुत से पुलिस अंग्रेज ऑफिसरों को, अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया है और उसमें वो मार डाला है। मैंने अनेक कारण हुए। परिणाम क्या हुआ कि जब युद्ध शुरू हुआ तो उसमें सिराजदौला की हार हुई। क्यों हुई, तो मीर जाफर जाकर मिल गया, उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया, सिराजदौला मारा गया। और उसके बाद मीर जाफर के बहाने वो पूरे बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि मीर जाफर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि केवल कठपुतला नवाब बन करके रहो। परिणाम क्या हुआ, तो उन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम जो नवाब बना तो उसने सोचा अच्छा अंग्रेजों को सबक सिखाएंगे। और उन्होंने 3 प्रोग्राम किया, आपको मालूम होगा। पहला, उन्होंने सोचा कि पहले अपने ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी नहीं, भारतीय सैनिकों को एकदम ट्रेंड करें। इसके लिए पहला काम उन्होंने किया कि मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी वहाँ से अपनी राजधानी को हटाकर मुंगेर जो बिहार में है वहाँ लाया। दूसरा, अपने सैनिकों को भी ब्रिटेन जैसा क्या ट्रेंड करना शुरू कर दिया। और तीसरा काम किया कि भाई केवल अंग्रेज व्यापारी ही फ्री में व्यापार करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, हमारे व्यापारी भी नहीं देंगे। अंग्रेज सब कुछ सहन कर सकते थे लेकिन यही सहन नहीं कर सकते थे। परिणाम हुआ कि वो मीर कासिम पर आक्रमण कर दिए। मीर कासिम ने क्या किया कि मुगल बादशाह शाह आलम को, दूसरा औध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनको मिला लिए। और तीनों सेनाओं ने मिलकर 1764 में बक्सर में, जो आप जानते हो आरा के बगल में है, बिहार में ही है, वहाँ पर जमकर युद्ध हुआ। लेकिन इसमें भी भारतीयों की हार हुई और वो जीत गए। अब उनका मन बढ़ता गया, विकास होता गया। अब उन्होंने सोचा कि भाई और काम क्या करें, कैसे आगे विकास करें। और अब बक्सर के युद्ध के कारण, आप जानते हो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। और फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर जाफर जो है 1765 में मरने के बाद फिर नवाब बनाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में चलकर रॉबर्ट जो क्लाइव था वहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया। और इसके बाद देखोगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों में अंग्रेजों का शासन हो गया। अब देखोगे कि दक्षिण की ओर क्या किया जाए भाई, दक्षिण में सबसे शक्तिशाली आप जानते हो कौन था, टीपू सुल्तान, दी टाइगर ऑफ मैसूर। और वहाँ पर मैसूर में उसके फादर जो थे हैदर अली एक बृहद साम्राज्य स्थापित किए थे। और वहाँ पर आप जानते हो ना, कालीकट जो एरिया था वो व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो वहीं से ये लोग क्या करते थे, मसालों का, आपको कॉटन का, कार्डमम का, बहुत सी चीज़ों का आयात निर्यात करते थे। उन्होंने रोक लगा दी। और टीपू सुल्तान ने क्या किया, फ्रेंच कंपनी से सहायता लेकर और अपने को मजबूत करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि 1700 आप देखोगे कि 61 से लेकर के और 1799 तक लगभग मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। और जो लास्ट युद्ध हुआ 1799 में, उसमें छल से टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम में मार दिया गया और उस पर भी उनका आधिपत्य हो गया। अब देखो फिर मराठा युद्ध हुआ, मराठों के साथ भी युद्ध हुए। और मराठों के युद्ध में अब देखोगे उनके साथ भी 3 युद्ध हुए। अब देखोगे कि 1782 से लेकर 1819 तक ये 3 युद्ध हुए।
और बाद में चलकर ये मराठे जो थे, जो अनेक भागों में बढ़ गए थे, पेशवा उसका मेन होता था, उनको बिहार का सामना करना पड़ा। इस तरह अब महाराष्ट्र का ये एरिया था, उन पर भी किनका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब उन्होंने देखा कि कैसे, अब देखो, अब ये लोग जैसे यहाँ पर नवाब करते थे, ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। ये भी सोचे भाई कौन हम भी नवाब बन जाए। और अपने रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुने हैं, वो यहाँ से बहुत सा धन लूट करके गया और जाकर अपने को नवाब घोषित कर दिया। कहाँ पर? बंगा। वहाँ से फिर आया और आप देखोगे कि यहाँ पर आकर क्या बन गया, फिर से गवर्नर जनरल बन गया। अब बनने के बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ से हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अपने खुद भ्रष्टाचार में फंस गया। जो भी हो, और नवाब का मतलब होता था ऐसो आराम जिंदगी व्यतीत करने वाले लोग। अब देखो इनके जाने के बाद अब फिर इन्होंने सोचा कि कैसे राज्य का विस्तार करें। उन्होंने अनेक नीतियां अपनाई और अपने नाम सुना होगा वेलेस्ली का, लॉर्ड वेलेस्ली। उन्होंने क्या किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने उन्होंने एक नीति चलाई जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी अलायंसेज। और सब्सिडरी अलायंसेज के माध्यम से मैंने सहायक संधि कि एक हर एक राजा जो हमारे साथ संधि करेंगे उनके दरबार में एक हमारा रेजिडेंट रहेगा, इंग्लिश ऑफिसर रहेगा, और वो सारे कार्यों को देखेगा। किन कार्यों को? कि राजा कैसे शासन कर रहे हैं। हमारे सैनिक रहेंगे, राजा अपना सैनिक हटा देंगे, और माने हम सुरक्षा के इंटरनल और एक्सटर्नल हम गारंटी देते हैं। और इन सबका खर्च कौन देगा? राजा देगा। अब देख लो कैसे राजा क्या बन गया, गुलाम बन गया अपने आप। और धीरे धीरे नहीं बन गया, उन्हीं का सैनिक, उनका रेजिडेंट है जो हर एक बातों को सुन रहा, जो फैसला ले रहे हैं राजा उसको सुन रहा है। अब डिसीजन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उस राज्य पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिए। जैसे आपने औध का नाम सुना है ना, और औध को या अन्य क्षेत्रों को उन्होंने धीरे धीरे मिलाना शुरू कर दिया। उसी तरह इनके बाद आया लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपना दी। भाई जिन राजाओं के अपने बच्चे नहीं हैं या सही ढंग से जो शासन नहीं कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे? उनका हम राज्य हड़प लेंगे। और ऐसे बहुत से राजाओं का, जैसे झांसी है, बिठूर है, बहुत से जगहों से, सतारा है, कानपुर है, बहुत से क्षेत्रों का उन्होंने राज हड़प लिया। तो राज तो हड़प लिए, लेकिन मन में एक आक्रोश आएगा ना, आक्रोश आना शुरू हो गया। लेकिन जो भी आक्रोश आया, लेकिन हम क्या कर सकते थे, क्योंकि आपस में ही फूट पड़ी हुई थी। तो इन क्षेत्रों में अब देख लो, उनका ऐसे देखो पूरे भारत में उनका राज्य स्थापित हो गया। और मराठे जो हैं, जानते हो ना कि पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, जिसमें मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो जो सारी शक्तियां थी मराठों की रही से, वो भी समाप्त हो गई थी। अब कोई ऐसा शासक नहीं था जो भारत को आगे लेकर चले। अब देखो उन्होंने सोचा कि भाई अब हम ही सब कुछ हैं, किस तरह और काम करें ताकि आगे बढ़े। एक आया लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम हेस्टिंग्स, और नाम सुना होगा। तो हेस्टिंग महोदय जब आए यहाँ पर, तो उन्होंने सोचा कि चलो और भारत में हम 3 प्रेसिडेंसी बनाते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी एंड बंगाल कोलकाता प्रेसिडेंसी। और यहाँ पर वायसराय कौन करेंगे? यहाँ गवर्नर शासन करेगा। यहाँ कौन का शासन करेगा? गवर्नर शासन करेगा। और उसके ऊपर जो एक होगा कौन? गवर्नर जनरल होगा। जो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? हेस्टिंग बने। यहाँ पर याद रहेगा ना कि हेस्टिंग यहाँ का पहला गवर्नर जनरल बने। और उन्होंने अब शासन अपने हाथों में ले लिए। तीसरा काम उन्होंने क्या किया भाई, कि देखा कि भाई यहाँ पर नियम कानून जो हैं अलग अलग हैं। हिंदुओं का अलग कानून है, मुस्लिमों का अलग कानून है। उन्होंने सबको बैठाया और बैठा कर सोचा कि क्यों ना हम एक न्याय व्यवस्था की स्थापना करें। उनसे पूछें कैसे हिंदू संहिता बना दें, हिंदू कोड बना दें, मुस्लिम कोड बना दें। और उन्होंने 1773 में उन्होंने एक क्या बनाया नियम, रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया। क्या कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया। उसके माध्यम से कोलकाता में कोर्ट की स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना कर दी गई, ताकि लोगों को न्याय मिले। आगे चलकर उसमें बहुत खामियां आई, हम अगले में पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसके बाद देखोगे कि सेना का भी उन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई अगर शासन करना है तो सेना में परिमार्जन करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, सेना को भी संगठित किया।
और यहाँ पर पैदल सेना, घुड़सवार सेना, और चूंकि उनको बहुत से देशों से भी क्या करना था, आपको लड़ाई करनी थी, जैसे मिस्र से, और भी। हाँ, उनको एक और डर हो गया था रसिया कहीं यहाँ पर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, पश्चिम की ओर भी अपना आक्रमण करना शुरू कर दिया। और जानते हो ना, पंजाब में कौन थे, रणजीत सिंह, जिनको वो हरा नहीं पाया। रणजीत सिंह के मरने के बाद ही पंजाब को अपने क्षेत्र में मिला लिया। और इस तरह देखोगे कि अपनी सेना को उन्होंने क्या किया, अच्छा तैयारी की। जैसे बनारस के जो राजा थे, वो किसानों का एक पैदल सेना बना रहे थे, उनको भी ट्रेंड कर रहे थे। उसी आधार पर उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को सिपाही कहा, जो सोल्जर्स थे यहाँ के लोगों को सिपाही कहा गया, और सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे देखोगे, हम लोगों की गलती के कारण, क्योंकि हम लोग आपस में फूट गए थे, अपने में लड़ रहे थे, और वे धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिए। किस कारण से, हम लोगों की गलती से। और आप देखोगे कि किस तरह से, आपने समझ गए होंगे कि किस तरह ये अंग्रेज व्यापार से व्यापार करने आए और यहाँ का शहंशाह बन गए, बोरे लेकर आए और यहाँ का राजा बन गए, हम लोग को शासन करना शुरू कर दिए। इसलिए इस लेसन से आपको क्या सीख मिली, कि हम अनेक हैं लेकिन एक बनकर के रहेंगे नहीं। अगर हम पर कोई आंख दिखाएगा, उसका आंख निकाल लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप एक बार अपना बुक भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। हमको लगता है इससे आपको बहुत लाभ होंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।